ऑडियो 3। पृथ्वी को इससे अधिक ही होना चाहिए। इस हिसाब से अकेले इतने ही समय में ब्रह्मांड का विस्तार 58 खरब 69 अरब 71 करोड़ 36 लाख गुना 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 40,000 मील होना चाहिए। पर पृथ्वी तो सौर मंडल का एक अति छोटा सा ग्रह है। इससे पहले और बाद का विस्तार तो इससे भी अरबों गुना अधिक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ब्रह्मांड 50 करोड़ प्रकाश वर्ष के घेरे में है। 10 करोड़ तो निहारिकाएं मात्र हैं, जो अनेक सौर मंडलों को जन्म दे चुकी और दे रही हैं। पीले रंग का हमारा सूर्य एक प्रकाशोत्पादक आकाशीय पिंड तारा माना गया है। इसके मुख्य 9 ग्रह, लगभग 1000 अवांतर ग्रह, अनेक पुच्छल तारे एवं उल्का समूह हैं। इन सब के द्वारा सूर्य को चारों ओर से घेरा गया आकाश सब मिलाकर सौर मंडल कहलाता है। भारतीय मत के अनुसार जहाँ तक सूर्य की किरणें गमन कर सकती हैं, वह सब सौर मंडल का विस्तार है। इस विस्तार का अनुमान करना ही कठिन है, जबकि सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा है जैसे 10 करोड़ मन गेहूं के ढेर में पड़ा हुआ गेहूं का एक छोटा दाना। एटलस में सारी पृथ्वी का नक्शा निकालकर अपने गांव के, अपने घर की जगह ढूंढें तो उसकी माप ही नहीं निकाली जा सकेगी। ऐसी ही नगण्य स्थिति सौर मंडल की इस विराट ब्रह्मांड में है। यहाँ इस सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य और अरबों चंद्रमा दिन रात प्रकाश करते रहते हैं, किंतु हमारी दृष्टि में यह विस्तार ही अलौकिक है। सौर मंडल के विस्तार का छोटा सा अनुमान नवग्रहों के विस्तार से लगाया जा सकता है। 3000 मील व्यास वाला बुध सूर्य से 3 करोड़ 60 लाख मील दूर है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 7800 मील व्यास का शुक्र सूर्य से 6 करोड़ 70 लाख मील दूर है। 224.5 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके बाद कहीं 7920 मील व्यास की हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है और 335.1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। सूर्य का घेरा डालने वाला अगला ग्रह मंगल है। इसका व्यास तो पृथ्वी से छोटा कुल 4200 मील है, पर यह सूर्य से 14 करोड़ 10 लाख मील दूर और 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बृहस्पति का व्यास महाभयंकर 87,000 मील है और सूर्य से 48 करोड़ 30 लाख मील दूर है तथा 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 74,000 मील व्यास वाला शनि सूर्य से 88 करोड़ 60 लाख मील दूर है और 29.1/2 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। वारुणी 31,000 मील, वरुण 33,000 मील व्यास वाले सूर्य से क्रमशः 180 करोड़ और 280 करोड़ मील दूर पृथ्वी की
84 वर्ष और 164 1/2 वर्ष में परिक्रमा लगाते हैं। सबसे अधिक दूरी का ग्रह यम प्लूटो सूर्य से 370 करोड़ मील दूर है। 3000 मील व्यास वाले इस बुध के समान छोटे से ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 वर्ष लग जाते हैं। बेचारा यम जब तक एक चक्कर पूरा करके फिर उसी स्थान पर पहुंचता होगा, तब पृथ्वी में कम से कम 3 पीढ़ियां जन्म लेकर मर चुकी होती हैं। वे अनुमान भी नहीं लगा पाते होंगे कि क्या यही वह पृथ्वी है जिसे पहले चक्कर में कुछ और ही ढंग और तरीकों से देख गए थे। यह 9 तो प्रमुख ग्रह हैं, उन्हीं का विस्तार इतना विशाल है। अभी तो 500 करोड़ और भी तारे, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हैं, जिनके व्यास 10 मील से लेकर कई हजार मील के हैं। सारा सौर मंडल महादानव की तरह है। यदि कहा जाए तो वह 1000 भुजाओं वाले सहस्रबाहु, अनेक मुख वाले दशानन और अपने पेट में सारी सृष्टि भर लेने वाले लंबोदर की तरह विकराल है। और मनुष्य उस तुलना में रेत के एक कण सुई के अग्रभाग से भी 1000वें अंश जितना छोटा। जैसे मनुष्य जब चलता है तो चींटा मच्छरों को नगण्य पाप पुण्य से परे मानकर मारता कुचलता निकल जाता है। उसे कभी ध्यान ही नहीं आता कि इतने भी छोटे कोई जीव हैं। उसी प्रकार सौर मंडल की यह अदृश्य शक्तियां हमें कुचलती और क्षुद्र दृष्टि से देखती निकल जाती होंगी, तो हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। लगी तो रहती है आए दिन शनि की दशा। दीन मनुष्य उससे भी तो छुटकारा नहीं ले पाता। चंद्रमा सबसे पास का उपग्रह है, वहां लोग थोड़े समय में हो आए। अभी तो बुध है, वहां मनुष्य जाए तो 210 दिन तब लगे, जब वह इतनी ही तीव्र गति से उड़ान करे जैसे चंद्र यात्रा के लिए। शुक्र में पहुंचने में 292, मंगल में 598, बृहस्पति में 2724, शनि में 4416, यूरेनस, नेपच्यून तथा यम तक पहुंचने में क्रमशः 32 वर्ष, 61 वर्ष और 92 वर्ष चाहिए, जबकि मनुष्य की अधिकतम आयु ही 100 वर्ष है। अर्थात कोई यहाँ से बाल्यावस्था में चले और यम का चक्कर लगाकर आए तो वह बीच में ही मर जाएगा। इतनी दूर की यात्राओं के लिए यात्री को और अधिक सामान न हो तो भी ऑक्सीजन, पानी, ऑर्गेनिक पदार्थ, क्षार आदि तो चाहिए ही। यह सामान भी एक बड़ा बोझ होगा। बुध के लिए 0.615 टन, शुक्र के लिए 0.921 टन, मंगल के लिए 1.824 टन, बृहस्पति के लिए 5.981 टन, शनि 12.939 टन चाहिए। यदि इतना वजन 1 टन बराबर 27 मन के लगभग खाद्यान्न ही हो जाए तो अंतरिक्ष यानों की भीमकायिता का तो अनुमान लगाना ही कठिन हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यान में 56 लाख पुर्जे लगे थे। यदि उनमें लगे 99.9% काम करें, शेष 1% बराबर 5600 पुर्जे ही खराब हो जाएं, तो मनुष्य बीच में ही लटका रह जाए। यह यात्राएं तभी संभव हो सकती हैं जब मनुष्य को कुछ दिन मारकर जीवित रखा जा सके।
वैज्ञानिक उसकी शोध में पूरी तरह जुट गए हैं। हर नई उपलब्धि इस तरह के नए प्रश्न और नई समस्या को जन्म देती हुई चली जा रही है। महत्वाकांक्षाएं हनुमान के शरीर की तरह बढ़ी तो प्रश्न और समस्याओं ने सुरसा का रूप धारण कर लिया। आज का विज्ञान मनुष्य को ऐसी ही समस्याओं में ग्रस्त करता हुआ चला जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे मनुष्य को अस्थायी मृत्यु प्रदान करके उन्हें पुनर्जीवित करना संभव हो गया है, पर समस्या केवल आयु संबंधी ही तो नहीं है। अंतरिक्ष की विलक्षण शक्तियों से भी तो भय कम नहीं है। न जाने कितने सूक्ष्म शक्ति प्रवाह आकाश में भरे पड़े हैं। वे मानव नियंत्रित अंतरिक्ष यानों को 1 सेकंड में कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। अमेरिका को इन शक्ति प्रवाहों का पता भी है। इन सीमित भौतिक शक्ति, परिस्थिति और अपनी लघुतम क्षमता लेकर मनुष्य अपने सौर मंडल के विस्तार को ही नाप सकने में समर्थ नहीं, तो फिर विराट ब्रह्मांड को जान लेना उसके लिए कहाँ संभव है। पर मनुष्य कोई अकारण वस्तु भी नहीं है। भगवान ने यह शरीर एक ऐसी मशीन बनाई है कि इसमें वे सारे साधन, पदार्थ और शक्तियां भरी पड़ी हैं जिनसे ब्रह्मांड के विस्तार को यहीं बैठे बैठे मजे में नापा जा सकता है। सृष्टि में जो कुछ है यहीं बैठे बैठे देखा, सुना और प्राप्त किया जा सकता है, पर उसके लिए उसे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, लघुत्तम बनना पड़ेगा, अपने भीतर खोज करनी पड़ेगी और उन सूक्ष्म शक्तियों का जागरण करना पड़ेगा जो विराट की संभावनाओं को हमें घर बैठे ही उपलब्ध करा सकती हैं। सुव्यवस्थित ब्रह्मांड के अव्यवस्थित ब्लैक होल। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ब्रह्मांड में लगभग 1 अरब आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। सूर्य भी एक बृहद तारा है तथा पृथ्वी एक ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त 8 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। सूर्य के चारों ओर ये 9 ग्रह अपनी अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। बृहस्पति के 13, शनि के 10, यूरेनस के 5, मंगल एवं नेपच्यून के 2 उपग्रहों की जानकारी अब तक मिली है। बुध एवं शुक्र ग्रहों के उपग्रहों के होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जिस आकाश गंगा की पृथ्वी अंग है, अनुमानतः उसका व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष तथा मोटाई 10,000 प्रकाश वर्ष। ऐसी 1 अरब आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में अनुमानतः अभी हैं। अपनी आकाश गंगा के तारों, ग्रहों व उपग्रहों की भी अभी तक मात्र अल्प जानकारी प्राप्त हो सकी है। अनंत ब्रह्मांड तक तो मस्तिष्क की कल्पना भी पहुंच सकने में स्वयं को असमर्थ पाती है। पृथ्वी के विषय में भी पूर्व के अनेकानेक मत अब असत्य सिद्ध होते जा रहे हैं। ऐसी अनेकानेक नई शोधें अब इस क्षेत्र में हो रही हैं जो बताती हैं कि पृथ्वी के विषय में भी जो जाना समझा गया था वह मात्र कल्पना ही था। 2 अमेरिकी खगोल शास्त्री डॉक्टर रिचर्ड और जॉर्ज स्मिथ एवं उनके सहयोगी शोधकर्ता लॉरेंस वर्कले लेब के मार्क कोरेस्टाइन के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की भयंकर गति से बासुकी तारामंडल की ओर दौड़ती चली जा रही है। अति संवेदनशील रेडियो उपकरणों द्वारा पृथ्वी वायुमंडल से 19,800 मीटर की ऊंचाई पर किए गए परीक्षणों से यह जानकारी मिली है
इन अनुसंधानों से यह समझा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक फल या पौधे के खिलने की तरह हुई है, न कि अग्निपिंड के विस्फोट से, जैसा कि माना जाता था, एवं नियंत्रित तथा पूर्णतया समान गति से उसका विस्तार होता चला गया। यह घटना 15 अरब वर्ष पूर्व हुई मानी है। ब्रह्मांड में तारकों, सौर मंडलों की क्रिया प्रक्रिया अपने ढंग से प्रवाहित हो रही है और ग्रह नक्षत्रों का परिवार अपने सामान्य क्रम से चल रहा है। इतने पर भी जहां तहां ऐसी पहेलियां और विसंगतियां दृष्टिगोचर होती हैं जिनका समाधान ढूंढ पाने में मानवीय बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ रह जाती है। इस अनंत अंतरिक्ष में जहां तहां ऐसे चक्रवात या भ्रमर हैं जो अपनी प्रचंड शक्ति के कारण महादैत्य कहे जाते हैं, उनकी पकड़ और चपेट में जो भी दृश्य अदृश्य साकार निराकार फंस जाता है, उसे वे अपने उदर में निगल लेते हैं और यह पता नहीं चलने देते कि जो उनका खाया वह पचने के लिए कहाँ चला गया। इन भंवरों को विज्ञान की भाषा में ब्लैक होल का अर्थ है काला छेद। अंतरिक्ष में वे जहां कहीं होते हैं वहां सघन अंधकार छाया रहता है, सघन भी इतना कि उस क्षेत्र पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें तक उसी गर्त में चली जाती हैं और उनका दर्शन कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता। होल इसलिए कि उसमें मात्र पोल ही पोल भरी पड़ी है, पोल भी इतनी जिसमें कोई दृश्य या अदृश्य पदार्थ बिना किसी अवरोध खिंचता घुसता चला जाता है। इस प्रवेश की गति इतनी अधिक होती है कि उसकी तुलना में प्रकाश की गति भी स्वल्प ठहराई जा सके। अपनी पृथ्वी पर बरमूडा के निकट कई बार कितने ही जलयान एवं वायुयान इस भंवर में फंसकर अपना अस्तित्व गंवा बैठे हैं। पकड़े जाते समय तो कुछ क्षण के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु बाद में उनका इस प्रकार लोप हो गया मानो उनका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। ढूंढने पर कोई निशान या प्रमाण ऐसे न मिले जिनसे घटनाक्रम का या उसके निमित्त कारण का कुछ तो पता चल सके। उस क्षेत्र में होती रही दुर्घटना का विवरण बड़ा रोमांचकारी है। इसी प्रकार के काले छेद इस ब्रह्मांड में अन्यत्र हैं भी। पृथ्वी वालों को भी उनका आभास जब तक मिलता रहता है। इनकी विभीषिका अत्यधिक रोमांचकारी है। वे छोटे भी होते हैं और बड़े भी। छोटे ब्लैक होल सपोलों की तरह थोड़े से क्षेत्र में अपना फन फैलाए रहते हैं और जो उधर से गुजरता है उसे लपक लेते हैं। किंतु बड़े ब्लैक होल ऐसे ही हैं जो अपनी समूची पृथ्वी को ही देखते देखते निगल सकते हैं। सुव्यवस्थित सृष्टि प्रवाह में अव्यवस्थित ब्लैक होल किस कारण उत्पन्न होते हैं और वे किस क्रम से अपना क्रियाकलाप चलाते हैं, इसकी खोजबीन अंतरिक्ष विज्ञानियों ने की है। उससे समग्र जानकारी तो प्राप्त नहीं हो सकी, पर जो कुछ पता चला है वह भी कम रहस्यमय और कम रोमांचकारी नहीं है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने उहुरु नामक एक कृत्रिम उपग्रह को गत दिसंबर 1970 में इटली के एरोस्पेस रिसर्च सेंटर से अंतरिक्ष में छोड़ा। इसका उद्देश्य ब्लैक होल की स्थिति का पता लगाना था। ऐसे 200 तारा स्रोतों का पता इस उपग्रह ने लगाया जो एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। इनमें प्रमुख हैं सैतुरस X3, सिग्नस X1, हरक्यूलियस X1, सिग्नस X3। वैज्ञानिकों का ध्यान इन स्रोतों में सिग्नस X1 की ओर अधिक आकर्षित हुआ। अध्ययन द्वारा इसमें वे सारे लक्षण पाए गए हैं
जो ब्लैक होल पर पाए जाते हैं। सिग्नस X1 की दूरी पृथ्वी से लगभग 8000 प्रकाश वर्ष के लगभग है। गैस मंडल में जो ब्लैक होल पाए जाते हैं उनकी सारी विशेषताएं इसमें हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता के कारण यह भी प्रत्येक वस्तु पर हावी होकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल की स्थिति का पता लगाना भी एक विकट समस्या है। प्रकाश की किरण को प्रकाश स्रोत से यदि भेजा जाए तो ब्लैक होल प्रकाश को तुरंत पकड़ लेगा। हमें मात्र एक काला छिद्र दिखाई देगा। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश किरणों में भी द्रव्यमान होता है। यदि यह सिद्धांत सही है तो ब्लैक होल के धरातल से ऊपर फेंकी हुई प्रकाश की किरण तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण पीछे खींच ली जाएगी। उसी प्रकार जिस तरह यह पृथ्वी ऊपर फेंकी गई गेंद को खींच लेती है। ब्लैक होल की तेज गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण यह है कि विज्ञान के सिद्धांतानुसार जो वस्तु जितनी सघन होगी उसका आकर्षण बल उतना ही प्रबल होगा। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है और वह अपनी पकड़ में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। प्रसिद्ध तारा भौतिक शास्त्री श्री K.S. थ्रोन और श्री निविकोव का ब्लैक होल की उत्पत्ति के विषय में कहना है कि विकास क्रम की अंतिम अवस्था में तारे यदि 1.2 सौर द्रव्यमान बढ़ जाते हैं तो एक बृहत तारे की तरह उन्हें फट जाना चाहिए। फटने से दो चीजें तारे छोड़ सकते हैं, एक विस्तीर्ण गैस का बादल तथा दूसरा अवशेष तारा। यदि शेष तारे का भार 200 द्रव्यमान से कम है तो वह एक न्यूट्रॉन तारे जिसका की घनत्व नाभिक के स्तर का होता है में बदल जाता है तथा यदि इससे अधिक है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लैक होल की उत्पत्ति और भयानक शक्ति के संबंध में जो निष्कर्ष निकले हैं वे मानव जगत में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और प्रचलनों से ही मिलते जुलते हैं। जो भारी होता है वह अपेक्षाकृत हल्कों को अपनी ओर खींचता है, जो हल्का पड़ता है वह दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर उनका अनुकरण करने लगता है। इस तथ्य को अधिक अच्छी तरह समझा जा सके तो स्वयं को अच्छी भारी भरकम बनाने और अपने प्रभाव क्षेत्र में अधिकों की सेवा कर सकने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही यह सतर्कता अपनाने का भी अवसर मिलता है कि किसी की समर्थता प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ ऐसा न करने लगे जो अनुचित अनुपयुक्त हो। ब्लैक होल ब्रह्मांड में भी है और मानव समाज में भी। प्रभाव शक्ति की जितनी उपयोगिता है उतनी ही भयंकरता भी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर चलना और आत्मरक्षा का उपाय समय रहते करना चाहिए। प्रकृति प्रवाह से कहीं छिद्र रह जाने के कारण भी इन ब्लैक होलों की उत्पत्ति मानी गई है। छिद्र कहीं भी नहीं रहने दिए जाएं। कपड़े में छोटा सा छिद्र होता है, उसे समय पर न सिया जाए तो सारे कपड़े को ही निरर्थक कर देगा। घड़े में छोटा सा छिद्र हो जाने पर पानी भी बह जाता है और आसपास की जमीन भी गीली होती है। बांधों में एकाध चूहों का छेद होता है और वह बढ़कर बांध में दरार डालने, तोड़ने और उसके कारण बड़े क्षेत्र को जलमय करने की हानि पहुंचाता है। इसलिए समय रहते हर छिद्र को बंद करना चाहिए। हम छिद्रान्वेषी न बने पर उनके कारण होने वाली हानि से बेखबर भी न रहें और जहां पोल पट्टी दिखाई पड़ती हो वहां उसे नंगा भले ही न करें पर उसे बंद तो किया ही जाना चाहिए। ब्लैक होल अपनी भयानक शक्ति और उससे होने वाली हानि एवं अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
साथ ही यह भी बताते हैं कि व्यक्तिक जीवन एवं समाज व्यवस्था में यदि कहीं ब्लैक होल हो, उनके खतरे को समझें और बंद करने का प्रयत्न करें। अपने विश्व ब्रह्मांड की संक्षिप्त जन्म कुंडली। आंख उठाकर मोटी दृष्टि से देखने पर ऊपर आसमान में एक नीली सी चादर तनी दिखती है। उसमें कुछ जुगनू जैसे चांद सितारे टके चमकते दृष्टिगोचर होते हैं। मोटी दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य भी इसी प्रकार छोटे मोटे हल्के फुल्के प्रतीत होते हैं, पर यदि गंभीरता पूर्वक देखा और बारीकी में उतरा जाए तो कितनी ही रहस्यमय परतें खुलती चली जाती हैं और उथली दृष्टि से जो सामान्य जैसा प्रतीत होता था वह अत्यंत महत्वपूर्ण लगने लगता है। आकाश को रात में देखने पर एक धुंधली सी सफेद बदली सिर के ऊपर दिखती है। दादी अपने नाती पोते पोतियों को उसे हाथी की सड़क बताती और कहती है कि आधी रात इस पर होकर इंद्र राजा का हाथी गुजरता है। यह बदली हमारी आकाश गंगा है, उसी की बेटी वह देवयानी निहारिका है, जिसमें हमारा सौर मंडल एक कोने में बैठा बैठा दिन काटता और चरखा चलाता है। लटकते हुए सितारे वस्तुतः अपने सूर्य के भाई बंधु हैं। दूरी इतनी अधिक है कि उसके मीलों की गणना करते करते सिर चकराने लगे। इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि यह विश्व ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? जब यह नहीं बना था तब क्या स्थिति थी? क्या प्राणियों की तरह यह ब्रह्मांड भी जन्मता बढ़ता और मरता है? ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में इस सृष्टि की जन्म पत्री पढ़नी और उसकी ग्रह दशा देखनी चाहिए। 20वीं सदी में भौतिकी के क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई है। खगोल विज्ञानियों ने भौतिकी के कुछ सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग खगोल विज्ञान में किया। फलस्वरूप खगोल भौतिकी नामक विज्ञान की एक नई शाखा का उदय हुआ। खगोल भौतिकी से खगोल विज्ञान की जानकारियों एवं गवेषणाओं में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। ईपी हब्बल ने 1942 में साइंस इन प्रोग्रेस की तीसरी सीरीज के द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स नामक लेख में लिखा है कि यह ब्रह्मांड लगभग शून्य है। ब्रह्मांड के महाशून्य में भौतिक पदार्थ पिंड बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। ब्रह्मांड के महाशून्य की तुलना में स्थूल भौतिक पदार्थ अत्यंत न्यून परिमाण में हैं। पहले खगोल विज्ञानियों की मान्यता थी कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, परंतु खगोल भौतिकी के अनुसंधानों से पता चला कि हमारा सूर्य तो एक छोटा सा नक्षत्र है। ऐसे अरबों खरबों सौर मंडल एक निहारिका के अंतर्गत हैं। अपना सौर मंडल जिस निहारिका का सदस्य है उसे देवयानी नाम दिया गया है। कई अरब निहारिकाओं का समुच्चय आकाश गंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड में असंख्यों आकाश गंगाएं हैं। अपनी देवयानी निहारिका मंदाकिनी आकाश गंगा की एक निहारिका है। लगभग 20,000 निहारिकाओं के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट पता चला है। हब्बल महोदय के अनुमान के अनुसार निहारिकाओं की संख्या इसके अतिरिक्त और 10 गुनी होगी। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों प्रयोगों के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। निहारिकाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का व्यास R.A. लिटिलटन की द मॉडर्न यूनिवर्स के अनुसार 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से एक वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना से मानवीय बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। वीजे वॉक
और P.F. वॉक की द मिल्क वे के अनुसार अपनी आकाश गंगा में लगभग 1000 खरब नक्षत्र हैं। मंदाकिनी मिल्की वे की निकटवर्ती गैलेक्सी को एंड्रोमेडा कहा जाता है। इसका आकार भी हमारी गैलेक्सी के लगभग बराबर है। द मॉडर्न यूनिवर्स नामक पुस्तक में R.A. लिटिलटन ने उल्लेख किया है कि खगोल भौतिकी विदों के अनुसार ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी विद्यमान हैं। मानव निरीक्षण सीमा से परे भी गैलेक्सियां हैं। उनको किसी भी उपाय से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी गति निरंतर बढ़ती जाती है और अंततः उनका वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जाता है, तब वे अदृश्य हो जाती हैं। ब्रह्मांड सतत फैलता बढ़ता जा रहा है। विलेन डी सिटेटर ने थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स में बताया है कि ब्रह्मांड शून्य है, उनमें भौतिक पदार्थ नगण्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि शून्य की तुलना में भौतिक पदार्थ द्वारा घेरा हुआ आकाश अत्यल्प है। इसलिए ब्रह्मांड का घनत्व समग्र भौतिक पदार्थ के घनत्व की अपेक्षा लाखों गुना कम है। उनके अनुसार गैलेक्सियां निरंतर और तेजी से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। A.S. एडिंगटन ने द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, G.J. फिट्रो ने द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एवं विलेन डी सिटेटर के ब्रह्मांडीय मॉडल का समर्थन किया है। द न्यू पाथवेज ऑफ साइंस में A.S. एडिंगटन महोदय ने भौतिक तंत्र और विद्युत चंबकीय क्षेत्र में गहरा संपर्क बताया है। उन्होंने भी ब्रह्मांडीय प्रसार के सिद्धांत को स्वीकारा है।